एक खूबसूरत विधवा महिला रोड किनारे एक चटाई बिछाती है और उसके ऊपर कुछ रोटी और सब्जी लेकर बैठ जाती है। वह ट्रक वालों को इस खाने को बेचना चाहती है और तभी उसे एक ट्रक आता हुआ भी दिखाई देता है। वह जैसे तैसे हिम्मत करके उस ट्रक वाले को हाथ मारती है, लेकिन उसके बाद जैसे वो ट्रक वहां पर रुकता है तो ड्राइवर उतरकर उससे कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद इस महिला की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और यह सुबक सुबक कर रोने लगती है। अब जैसे ही फूट फूट कर रोती है तो उसके बाद वह ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है और यहां पर यह महिला रोती हुई रह जाती है। कौन थी वह महिला और ऐसा क्या कहा था उस ट्रक ड्राइवर ने जिसे सुनकर यह महिला फूट फूट कर रोने लगी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पति है और एक उसकी पत्नी है। उनकी अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई है और पति पत्नी में काफी ज्यादा गहरा प्यार है। पति, जिसका नाम राकेश होता है, वह एक ट्रक चलाया करता है और यहाँ पर जो पत्नी होती है उसका नाम होता है अनीता। अनीता अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और यहाँ पर जो राकेश होता है एक हादसे के कारण इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। अब जैसे ही राकेश इस दुनिया से चला गया था तो उसके बाद अनीता भरी जवानी में विधवा हो गई थी और यहाँ पर अनीता का कोई भी सहारा नहीं था, क्योंकि राकेश के बड़े 3 भाई थे, उसके माता पिता भी थे, लेकिन राकेश उन सभी से अलग रहा करता था और यहाँ पर जो अनीता के ससुराल वाले होते हैं वह उससे जला करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अनीता होती है वह अपने मायके में जाती है और वहां पर अपना समय बिताने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी अब घर भैया भाभी का हो गया था, क्योंकि अनीता के माता पिता तो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अनीता के 2 भाई हैं और दोनों भाइयों ने अभी कुछ दिन पहले इसकी शादी करवाई थी और शादी करवाने के बाद वो सोच रहे थे कि चलो ठीक है, ये अपने घर चली गई। लेकिन जब दोबारा से अनीता वहां पर आ जाती है तो उसके बाद उन्हें यह बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह घर के अंदर उससे छोटी मोटी ऐसी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद अनीता को महसूस हो जाता है कि ये लोग यहां पर उसे आने से खुश नहीं हैं। तो इसके बाद अनीता उस घर को भी छोड़कर वापस से अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन जैसे वो ससुराल आती है तो यहां पर अब तक जो उसके ससुराल वाले थे, यानी कि राकेश के जो बड़े भाई थे, वो सभी लोग ये बात सोच चुके थे कि अब चली गई आफत और कोई बात नहीं, अब यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि राकेश के हिस्से में जो छोटी मोटी जमीन घर की आया करती थी उस जमीन को वो लोग हड़पना चाहते थे। अब जैसे यहां पर अनीता दोबारा से आती हुई उन्हें दिखाई देती है तो उसके बाद वो एकदम से दरवाजा रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि खबरदार, तो अगर इस घर में घुसने की कोशिश की तो, क्योंकि तुम्हारा इस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा मालिक था वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब तुम यहां पर क्या करोगी? ये बातें उसके सभी भाई और साथ में राकेश के माता पिता भी बोल रहे थे। अब यहां पर जो अनीता होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा तो यहां पर कोई भी नहीं है, भैया भाभी मुझे घर के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं है और आप लोग भी मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हो। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या? अब इस बात को सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो कुछ लोग समझदार होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये बात तो सही कह रही है और क्यों ना इसके रहने का प्रबंध किया जाए। तो गांव के कुछ गणमान्य लोग एक पंचायत का आयोजन करते हैं और उस पंचायत के अंदर यहां पर अनीता के जो ससुराल वाले होते हैं उनको समझाया जाता है। कहा जाता है कि देखो, ये बेचारी अब विधवा है और अब ये कहां जाएगी जब इसके घर वाले इसे रखने के लिए तैयार नहीं है और तुम लोग भी यहां से भगा दोगे तो ये तो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है और तुम्हें इसे रहने के लिए जगह तो देनी होगी। अब यहां पर जब अनीता के ससुराल वालों पर गांव वालों का दबाव पड़ता है तो उसके बाद जो वह ससुराल वाले होते हैं वो उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे देते हैं, जो कि उनके घर से थोड़ी दूर बना हुआ था और उसके अंदर ही अनीता रहने लगती है। अब वहां पर रहने के दौरान अनीता के पास कुछ भी ऐसा रोजगार नहीं है जिससे वो अपना खाने पीने का इंतजाम कर सके और इसी वजह से अनीता काफी ज्यादा परेशान होती है। कुछ दिनों तक तो वह ऐसे ही समय व्यतीत करती है अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ मांग तांग कर, लेकिन फिर उसे महसूस हो जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद जो अनीता होती है वह इधर उधर मजदूरी के लिए जाती है, लेकिन जहां पर भी मजदूरी के लिए जाया करती उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन जाती है और उसी वजह से जिसके यहां पर वह काम किया करती वह व्यक्ति उसका गलत फायदा उठाना चाहता है। लेकिन अनीता अपने पति राकेश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसी वजह से वह किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकती थी जैसा लोग उसके साथ करना चाहते थे। तो इसी वजह से वह मजदूरी छोड़ देती है और अब अपने घर के अंदर बैठकर सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है जो उसका पति राकेश कहा करता था। दरअसल राकेश जब छोटी सी उम्र थी उसकी, तो उसी समय से वो ट्रक चलाने लगा था और जैसे उसकी शादी होती है तो शादी के 1 साल बाद वह कहने लगता है अनीता से कि हम ऐसा करेंगे, मैं कुछ दिनों में कुछ पैसे कमा लेता हूं और उसके बाद हम लोग एक ढाबा खोलेंगे और ढाबे पर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ट्रक ड्राइवर कर ली और अब मुझे ये अच्छी नहीं लगा करती। अनीता इस बात से कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसका पति चला गया है तो उसे अपने पति की वो बात याद आती है और वह सोचने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूंगी और अपने पति के सपने को आगे बढ़ाऊंगी। इसी बात
को सोचकर अनीता अपने घर में जो भी सामान रखा हुआ था उसी सामान से सब्जी बनाती है और पूड़ी बनाती है। सब्जी पूड़ी बनाने के बाद जो अनीता होती है वह अपने घर से एक चटाई लेती है और उस चटाई को लेकर सीधा रोड पर चली जाती है जो इस गांव के नजदीक रोड था, और उस रोड पर जाकर उस चटाई को बिछाकर उन सभी डिब्बों को रख देती है जिनके अंदर उसने सब्जी और पूड़ी रख रखी थी। वहां पर बैठकर वो काफी देर तक देखती है। अब जब उसके पास इन रोटी सब्जी को खरीदने के लिए कोई भी नहीं आता है तो उसके बाद जो अनीता होती है वह सोचने लगती है कि इन डिब्बों को देखने के बाद किसी को कहां पता चल रहा होगा कि मैं खाना बेच रही हूं। और उसके बाद वह सोचती है कि कोई बात नहीं, इस बार जो ट्रक आएगा उसको हाथ मारूंगी और उसके बाद वो रुक जाएगा तो उसे पूछूंगी कि अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना खा लीजिए। इसी बात को सोचकर अनीता निश्चय कर लेती है और जैसे ही उसे इस बार एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद वह उसे हाथ मारती है और इसके बाद जो ट्रक वाला होता है वह भी उसके पास आकर एकदम से ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद उस ट्रक से एक ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद उसकी तरफ आने लगता है। अनीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जैसे ट्रक ड्राइवर उसकी तरफ आ रहा था तो वह मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगती है क्या आप खाना खाएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वह भी मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि हाँ खाना खाऊंगा, चलो ट्रक के अंदर और वहीं पर मैं खाना खाऊंगा। अब इस बात को सुनकर अनीता समझ जाती है कि किस लिए ट्रक के अंदर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसे इस बात का डर पहले से ही लग रहा था क्योंकि जगह ऐसी हुआ करती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अनीता होती है एकदम से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और जैसे ही ट्रक ड्राइवर उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि शायद उसने इससे गलत पूछ लिया और वह इसको गलत समझ रहा था। तो इसके बाद ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठता है और बैठने के बाद अपने ट्रक को लेकर वहां से सीधा भाग जाता है। अब जैसे ही ट्रक ड्राइवर वहां से निकला था और अनीता फूट फूट कर रोने लगी थी तो उसी समय पीछे से एक और ट्रक आ रहा था जिस ट्रक को एक सतीश नाम का ट्रक ड्राइवर चला रहा था। अब जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर साइड में बैठी हुई इस महिला को देखता है जिसके पास कुछ कंटेनर रखे हुए हैं और वह फूट फूट कर रो रही है तो उसे लगने लगता है कि क्या कारण है जो इतनी खूबसूरत महिला इस तरह से रो रही है, कोई ना कोई तो परेशानी होगी और मैं इसे इस तरह से परेशानी में नहीं छोड़ सकता। इसी बात को सोचकर यहाँ पर वह एकदम से उसके साइड में ट्रक रोकता है और उसके बाद अपने ट्रक से उतरकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो और यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। अब इसके बाद जो अनीता होती है वो थोड़ी देर तक ऐसी चुपचाप रहती है, लेकिन जब वह दोबारा से पूछता है तो उसके बाद वह अपने आंखों के आंसू को पहुंचकर उसे बता देती है कि मैं इस तरह से यहाँ पर खाना लेकर आई हूँ और यहाँ पर जो पहले ट्रक वाला था उसने मुझसे ऐसा ऐसा कह दिया और इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं ईमानदारी से पैसा कमाना चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझे अब भी गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही सतीश इस बात को सुनता है तो उसके दिल को इस बात छू जाती है और उसके बाद वह इसकी मदद करने का फैसला कर लेता है क्योंकि यहाँ पर अनीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसके बावजूद भी वो मेहनत करके कमाना चाहती थी। वह चाहती तो इस तरह से ढेर सारे पैसे कमा सकती थी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती, लेकिन उसने सही रास्ता चुना और इसी वजह से यहाँ पर जो सतीश होता है वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कौन सा खाना है और मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, क्या मुझे खाने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो अनीता होती है वह अपने आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहने लगती है कि हाँ भैया बिल्कुल आपको खाने को मिलेगा। इसके बाद जो सतीश होता है वह अपने कंडक्टर को भी बुलाता है और वहां पर दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट था और बिल्कुल घर जैसा खाना था। तो इसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहता है कि ठीक है, ये खाना तो मैंने खा लिया है और बाकी जितना भी खाना है उस सारे खाने को पैक कर दो और तुम्हारे पैसे बता दो कितने पैसे हुए हैं, क्योंकि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर मेरे काफी सारे दोस्त हैं और उन्होंने ऐसा खाना शायद नहीं खाया होगा और मैं उन सभी को ये खाना खिलाऊंगा। इसके बाद अनीता बड़ी खुश होती है और खुश होकर उसे सारा खाना पैक करके दे देती है और साथ में उसे पैसे भी बता देती है। सतीश जो होता है उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है और अनीता बड़ी खुश होती है। उसके बाद दूसरे दिन भी जो अनीता होती है वो इसी तरह से सामान बनाकर वहां पर ले आती है और वहां पर बैठकर वेट करने लगती है, लेकिन कल से जब ड्राइवर ने उसे ऐसा कहा है उसके बाद से वह किसी को हाथ नहीं मानती है, बस ऐसे ही बैठी रहा करती है। सोचती है कि कोई ना कोई अपने आप आ जाएगा और उसके बाद ही वो खाना खा लेगा। अब वहां पर जब उसे बैठे बैठे काफी देर हो जाती है तो तभी दोबारा से सतीश का ट्रक आता है और जैसे सतीश इस बार फिर से उसको देखता है तो फिर से अपनी गाड़ी को रोक लेता है। गाड़ी को रोकने के बाद दोनों कंडक्टर और ड्राइवर उतरते हैं और उतरने के बाद इस बार जो सतीश होता है पहले खाने को पैक करने के लिए कहता है और फिर बाद में उनके लिए थाली लगाने को कहता है कि जहां पर मैंने जिन लोगों को खाना खिलाया वो लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे और भी ज्यादा पैसे दिए हैं और कहा है कि जितना भी खाना हो सभी को ले आना, हम कल भी यहीं पर खाना खाएंगे। अब इस बात को सुनकर अनीता बड़ी खुश होती है और खुश होकर उस सारे खाने को पैक करके उसे दे देती है और उनके लिए थाली लगा देती है। यहां पर जो सतीश होता है वह और उसका कंडक्टर दोनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उस खाने को लेकर चले जाते हैं। अब यह सिलसिला इसी तरह से चलने लगता है और यहां पर जो अनीता होती है वो अच्छे से पैसा कमाने लगती है, क्योंकि यहां पर जब सतीश और उसका कंडक्टर यहां पर बैठकर खाना खाया करते हैं तो और ट्रक वाले भी ये देखा करते हैं और उनमें से कुछ लोग भी वहां पर रुक जाया करते हैं। धीरे धीरे उसका काम अच्छे चलने लगता है और यहां पर जो सतीश होता है उससे कहने लगता है एक दिन कि मैं तुम्हारे लिए एक
ठेला ले आता हूँ। अब इस बात को सुनकर अनीता को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसने उसका धंधा चलवाया है और ऊपर से वह उसके लिए ठेला खरीदने के लिए भी बोल रहा है। तो वह पूछने लगती है कि क्यों, ऐसा क्यों, आप मेरे लिए ठेला क्यों खरीदना चाहते हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वह मुस्कुराता है, कहता है कि देखो बहन, बुरा मत मानना, दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो इसी वजह से मुझे तुम्हारे अंदर अपनी बहन दिखा करती है, और जो तुम्हारा जज्बा है ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाने का, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी वो सारी मदद की है, और साथ में अब मैं तुम्हें एक ठेला दिलाना चाहता हूं। तो इसके बाद अनीता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके सगे भाइयों ने तो उसे अपने साथ रखने से भी मना कर दिया था, लेकिन ये पराया व्यक्ति वो उसे बहन समझ रहा है और कह रहा है कि इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है भैया, अगर आपका मन कर रहा है तो बेशक से मुझे ठेला लाकर दे दो। इसके बाद जो सतीश होता है अनीता के लिए ठेला ला देता है, और उस ठेले पर रखकर उसे अब और भी ज्यादा ग्राहक मिलने लगते हैं, क्योंकि राह चलते वैसे लोग भी वहां पर रुक जाया करते और उससे सब्जी रोटी खाकर जाया करते। अब धीरे धीरे जब अनीता अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, तो उसके बाद अपने उस पुराने कमरे को, जो कमरा उसके ससुराल वालों ने दिया है, उसको मरम्मत करवाने के लिए मिस्त्री को बुलाती है। और जैसे वो मिस्त्री को बुलाती है तो यहां पर यह बात उसके ससुराल वालों को पता चल जाती है। सुबह सुबह वो अपने ठेले को लेकर जा ही रही थी, और उसी समय उसके ससुराल वाले आ जाते हैं। आने के बाद वह उससे धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो अनीता होती है वह पूछने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। तो उसके बाद यहां पर जो उसके पति के भाई होते हैं वो कहने लगती है, गांव में तुम्हारे बारे में सभी लोग बातें बना रहे हैं और हमारी इज्जत चारों तरफ नीलाम हो रही है। इस बात को सुनकर यहां पर अनीता को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कभी उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वो आज उससे शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से गांव में बदनामी हो रही है। तो उसके बाद वो गुस्से से कहने लगती है कि देखो, मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो ठीक है, और बिल्कुल भी मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही हूं जिससे आपकी बदनामी होनी चाहिए। अब जब मेरे पास कोई सहारा नहीं है तो मैं अपनी रोटी कमाने के लिए वहां पर जाकर छोटा सा ढाबा चलाया करती हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो उसके पति के भाई होते हैं वे एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें पता है कि ढाबा चलाया करती है या क्या चलाया करती है। अब जैसे अनीता ये बात सुनती है झूठी, तो उसके बाद उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन यहां पर उसके पति के जो भाई होते हैं वह इस बात पर ही नहीं रुकते हैं, वह एकदम से उसके ठेले को पलट देते हैं और कहते हैं कि हम भी तो देखें तू कैसे इस तरह से जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे धमकाते हैं, और धमकाने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब यहां पर अनीता फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसका वो रोजगार, जिस रोजगार से वो अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही थी, उसकी वजह से उसके ससुराल वाले उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। इसके बाद वह अपने घर के अंदर बैठ जाती है और आज पूरा दिन भर यहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। उसके मन में ढेर सारे विचार चलते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मजदूरी पर जाए तो इज्जत का खतरा है, और यहां पर अब काम चलने लगा है तो ये लोग मुझसे काम करने के लिए मना कर रहे हैं। वह काफी ज्यादा परेशान होती है, और तभी अचानक से उसे अपने उस भाई सतीश की याद आती है, जिसने उसे बहन कहा था, और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसके बाद वह सोचती है कि ठीक है, मैं जाती हूं, और जाने के बाद जब सतीश मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद मैं उससे बताऊंगी ये सारी बातें, और वही कुछ इस बात का हल निकालेगा। उसके बाद यहां पर जो अनीता होती है उसी रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है, और जैसे टाइम होता है यहां पर सतीश के आने का, तो सतीश भी अपना ट्रक लेकर आ जाता है। तो आने के बाद पूछने लगता है कि बहन तुम कहां थी, पिछले दिन हमने तुम्हें कितना याद किया है, क्योंकि हम लोग कल भी आए थे और कल तो पूरा दिन भर भूखा रहना पड़ा। लेकिन यहां पर जैसे ही सतीश उसके सामने आता है और उससे ये बातें कह रहा था, तो उसके बाद अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। यहां पर सतीश एक बड़े भाई की तरह उसे अपने गले से लगाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ बहन, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, कोई परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन मैं कर सकता हूं। तो यहां पर जो अनीता होती है रो रोकर पूरी कहानी उसे बता देती है और कहती है कि मेरे साथ तो इस तरह से हो रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद सतीश थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, 2 दिन वेट करो, और 2 दिन में मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। 2 दिन बाद तुम मुझे यहीं पर मिलना, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या करना है, क्योंकि इस तरह से अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो यहां पर तो तुम्हें काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा कहकर सतीश फिलहाल तो वहां से चला जाता है, और धीरे धीरे 2 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं। 2 दिन बाद दोनों की मुलाकात फिर से वहीं पर होती है, और इस मुलाकात में यहां पर जो सतीश होता है वह कहता है कि बहन अब ऐसा करो, तुम यहां पर काम नहीं करोगी, मैंने तुम्हारे लिए एक ढाबा ढूंढ लिया है, और उस ढाबे को थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि वह बंद पड़ा हुआ है, और उस ढाबे को चलाकर तुम अच्छे से पैसा कमा सकती हो। मुझे विश्वास है कि तुम उसे अच्छे से चला लोगी, और चलो मेरे साथ। इस बात को कहकर यहां पर जो सतीश होता है वह अनीता को अपने साथ ले जाता है, और वहां पर जाकर उस ढाबे को, जिस ढाबे के बारे में वो बता रहा था, उस ढाबे को पहले तो अपने दोस्तों की मदद से थोड़ा सा ठीक ठाक करवाता है, और वहां पर सारा सामान एकत्रित करके उस ढाबे को चलवा देता है। अनीता सतीश का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, और वहां पर उस ढाबे को चलाने लगती है। अब धीरे धीरे जब सतीश सभी लोगों में बताता है कि ये मेरी बहन का ढाबा है, तो उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो ज्यादातर वहीं पर जाकर खाना खाया करते और उसे और भी फालतू पैसे दिया करते हैं। धीरे धीरे इसका यहां पर ढाबा चलने लगता है, और वह अपने ससुराल और मायके दोनों जगह को
छोड़कर यहीं पर रहने लगती है। करनाल के अंदर उसका ढाबा तो अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन यहां पर सतीश बार बार उसके पास नहीं आ सकता। वह तो महीने में 2-3 बार आया करता है, लेकिन धीरे धीरे वह महीने में 1 बार आने लगता है। और तकरीबन जैसे ही ढाबे को चलते हुए 6 महीने बीतते हैं, तो 6 महीने बाद अचानक से सतीश वहां पर बिल्कुल आना बंद कर देता है। अब यहां पर अनीता जब ये देखती है कि वो नहीं आ रहा है, तो उसके बाद उसे उसकी बड़ी चिंता होती है, लेकिन उसे ज्यादा उसके बारे में नहीं पता था। उसे तो केवल यह पता था कि वह बिहार के दरभंगा में रहा करता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को और 6 महीने बीत जाते हैं, यानी कि अनीता को यहां पर ढाबा चलाते हुए लगभग 1 साल बीत गया है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन जब अनीता खाना बना रही थी, तो उसी दौरान उसके पास एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल रही होगी। 45 साल का व्यक्ति यहां पर इस ढाबे पर आता है और ढाबे पर आने के बाद पूछने लगता है कि अनीता कौन है। तो यहां पर जो वर्कर 2-4 उसने लगा रखे थे अनीता ने, वह उसे अनीता तक पहुंचा देते हैं। और जैसे वो अनीता के पास जाता है तो वो कहने लगता है कि क्या आप किसी सतीश नाम के लड़के को जानती हो। अब इस बात को सुनकर अनीता एकदम से कहने लगती है कि हाँ भैया, मैं बिल्कुल जानती हूं, और क्या तुम जानते हो कि वो कहां है। तो इसके बाद यहां पर वो व्यक्ति उसे जो बताता है, उसे सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया था कि जो सतीश है वो जेल में है। एक पड़ोस की महिला के साथ गलत करने के जुर्म में उसे जेल में पकड़ लिया गया है। अब जैसे ही अनीता इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन तो खिसक ही जाती है, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था इस बात पर, क्योंकि वह सतीश को अच्छी तरह से जानती थी और यह बात तो वो पक्का कह सकती थी कि सतीश ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके बाद उस व्यक्ति से कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा तो नहीं है, उसी वजह से उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि मेरी बहन से कह देना कि किसी भी तरह से मुझे एक बार बाहर निकाल दे, क्योंकि मेरी मां मेरे घर पर वेट कर रही होगी और वो अकेली है और बुजुर्ग भी है। इस बात को सुनकर यहां पर जो अनीता होती है वो कहती है कि ठीक है, बताओ कि वो कहां है और किस किस तरह से उससे मिला जाएगा। तो इसके बाद वो व्यक्ति उसे पूरी बात बता देता है और अनीता अपने पास कुछ पैसे लेकर वहां से सीधा बिहार के दरभंगा पहुंच जाती है। और पहले तो उसके घर जाती है, जहां पर उसकी बूढ़ी मां अपने बेटे की राह देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब अनीता वहां पर चली जाती है तो अनीता उस बूढ़ी मां को देखती है और कहने लगती है कि मां, आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मां उससे पूछती है कि बेटी तुम कौन हो और तुम यहां पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद वो उसे पूरी कहानी बताती है और इसके बाद मां की भी उम्मीद अनीता पर टिक जाती है। अनीता सबसे पहले तो जाकर अपने भाई से मिलती है और मिलने के बाद जब उससे पूछती है तो वो उसे पूरी बात बता देता है कि इस तरह से जो हमारे पड़ोस वाले थे, उन्होंने दुश्मनी के चलते मुझे फंसा दिया है और कैसे भी करके मुझे एक बार यहां से बाहर निकलवा दो। इसके बाद अनीता कहती है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगी और तुम्हें यहां से बाहर निकलवाऊंगी। अनीता एक अच्छा सा वकील करती है और कुछ दिनों केस लड़ने के बाद यहां से सतीश को बाहर निकाल लेती है। अब जैसे सतीश बाहर निकलता है तो उसके बाद सतीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर किसी दिन उसने इसकी मदद की थी, लेकिन आज उसकी वजह से ही वो बाहर आ पाया है। यहां पर सतीश बाहर निकल आता है, लेकिन तभी जो अनीता होती है वो कहने लगती है कि भैया आपकी आंखों में आंसू, ऐसा क्यों। तो उसके बाद सतीश कहने लगता है कि बहन, मैं तो यही सोच रहा था कि अगर उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो शायद आज मैं जेल के अंदर ही पड़ा रहता, क्योंकि मेरा और कोई इस दुनिया में नहीं है और मां ठहरी अनपढ़ और बुजुर्ग, तो वो कर भी क्या सकती थी। तो इसके बाद अनीता थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा करो, मां को लेकर मेरे साथ चलो और वहीं पर ढाबे पर अपना समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि यहां पर इतने पैसे तो मैं कमाई लिया करती हूं कि जिन पैसों से हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा और मां की भी देखरेख हम लोग कर लेंगे। इस बात को सुनकर जो सतीश होता है वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और यहां से अपनी मां को लेकर सीधा करनाल के उस ढाबे पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहां पर जो अनीता होती है वह सतीश के लिए एक लड़की ढूंढती है और उस लड़की से सतीश की शादी करा देती है। अब जैसे ही यहां पर सतीश की शादी हो जाती है तो उसके बाद सतीश भी कहने लगता है कि बहन क्यों ना तुम भी दूसरी शादी कर लो, लेकिन यहां पर अनीता मना कर देती है, कहती है कि नहीं भैया, मैं अपने पति से प्यार किया करती थी और अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यतीत करूंगी। उसके बाद यहां पर जो सतीश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं बहन, अगर तुम नहीं करना चाहती तो बेशक से मत करो और आराम से ऐसे समय बिताओ। इसके बाद आज तक भी वो सभी लोग एक जगह मिलजुल कर रहा करते हैं। यहां पर अब तक 2025 में अनीता ने अपना एक घर भी ले लिया है और उसी घर के अंदर सतीश और उसकी मां को भी रखा करती है और साथ में सतीश की पत्नी को भी रखा करती है। ऊपर से जो सतीश की पत्नी है वह भी काफी ज्यादा इज्जत से उसके साथ पेश आया करती है और बहुत ही ज्यादा उसका सम्मान किया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।